Subscribe to my YouTube channel Imtiaz History and Politics. Don't forget to like and share the video with your friends. सिंधु देश की धरती तो तेरे मुझी माता धरती तो तेरे पंजो शीश नमाया मावो मिट्टी माथे लाया माँ मिट्टी माथे लाया माँ जिया जिया जी चल जिया जिया जी चल जिया जिया जी चल माथे लाया माँ मिट्टी माथे लाया माँ सिंधु देश की धरती तो ते सारा सज पड़ा तुझा सारा सज पड़ा सारा सज पड़ा तुझा तुझा भाया मिट्टी माथे लाया माँ मिट्टी माथे लाया माँ गीत बमुवट तुझा माता गीत बमुवट तुझा गीत बमुवट तुझा माता बैठे तुझा भाया माँ मिट्टी माथे लाया माँ मिट्टी माथे लाया माँ काल सनमा मकाऊ पीटा काल मलीरा मका अल्लाह काल मलीरा मकाऊ पीटा नगर नगर फैलाया मावो मिट्टी माथे लाया माँ मिट्टी माथे माथे लाया माँ मिट्टी माथे लाया माँ तुझी मिट्टी मंझे मिला जे तुझी मिट्टी मंझे अल्लाह तुझी मिट्टी मंझे मिला जे आऊं अमरता पाया मावो मिट्टी माथे लाया माँ मिट्टी माथे लाया माँ सिंधु देश की धरती तो तेरे मुझी माता धरती तो तेरे पंजो शीश नमाया मावो मिट्टी माथे लाया माँ मिट्टी माथे। बानी से बागी तक जीएम सैयद की सियासत से लाख इख्तलाफ सही, मगर इसके सख्त तरीन मुखालिफ भी ये मानते हैं कि जीएम सैयद सिंध नेशनलिज्म के इमाम थे और सिंध कौम परस्ती में इसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। वो सिंध के लिए जिया और सिंध के लिए ही मरा। ये सिंध का वाहिद बूढ़ा था जिसके ज़्यादातर आशिक जवान थे। वो सैयद ख़ानदान का चश्म चिराग था। जब उसका जनाजा उठा तो कुरान पाक, गीता, बाइबल, इंजील और शाह जो रिसालो इसके सिरांदे रखे थे। ये एक मुसलमान मुआशरे में एक अजीब बात थी, लेकिन ऐसा करना उसकी वसीयत थी और जिसे पूरा करना उनके चाहने वालों ने अपना फ़र्ज समझा। वो कहा करता था कि इंसानियत उसका पहला मज़हब है, बाकी सब बाद में आता है। उसे जो कहना होता था वो बिना किसी खौफ और खचखचाहट के
कह डालता था, उसे कभी किसी मुल्ला से डर नहीं लगा। वो कभी एक सूफी की सूरत में तो कभी एक बागी की शक्ल में सामने आता। जब उस पर मुल्क दुश्मनी और गद्दारी के मुकदमात बनाए गए तो जज उन्हें जाती तौर पर पैगामात भेजते थे कि खुदारा आप कोर्ट में ना आए, क्योंकि आप एतराफ़ करने में देर नहीं करेंगे और हमें आपको सज़ा देनी पड़ेगी। वो गांव की मस्जिदों में इमामत करता रहा, जुम्मे के खुतबे देता रहा, रात को उठ कर ताजुद नमाज पढ़ता रहा, गरीबों में न्याज बांटता रहा। मज़हब के बारे में इसके तसुरात इस इंतहा को पहुँचे कि अक्सर लोग इसे मुसलमान मानने से इनकार कर देते। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के इंतहाई अहम मगर मुतनाज़ा तरीन सियासतदान, सिंध के कौम परस्त रहनुमा, अदीब, दानिश्वर और ढेरों किताबों के मुसन्निफ़ गुलाम मुर्तज़ा सैयद की, जिसे उर्फ़ आम में GM सैयद के नाम से याद किया जाता है। GM सैयद ने सबसे पहले सिंध की असेंबली में क़याम पाकिस्तान की करारदाद पेश की, मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि इस शख्स ने पाकिस्तान की हिमायत को दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह समझा। वो पाकिस्तान की मुखालिफत में इतना आगे निकल गया कि वो अपने दोस्तों को कहा करता था कि आओ मिलकर दुआ करें कि पाकिस्तान टूट जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस ख़ास दोस्त में कोई ऐसी ख़ास बात तो थी कि सख्त से सख्त मुखालिफ भी इनकी इज्जत करते थे। इससे पहले कि हम इस तारीख साज शख्सियत के दिलचस्प ज़िंदगी से हम आपको आगाह करें, आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल इम्तियाज़ हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस लाइक करें, मेरी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और घंटी के बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके। GM सैयद सिंध के मौजूदा ज़िला सेवन के छोटे से इलाके सन में 17 जनवरी 1904 ईस्वी में पैदा हुए। जब वो 16 माह के थे तो वालिद का साया सर से उठ गया और वालिद सैयद मोहम्मद शाह काज़मी ख़ानदानी दुश्मनी पर कत्ल किए गए। कहा जाता है कि जिस बच्चे के सर पर बाप का साया नहीं होता वो इस ज़माने के साथ चल तो सकता है मगर उसे दौड़ना नहीं आता। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। GM सैयद ने जो बचपन में यतीम हुए थे वो बचपन में ही ना सिर्फ दौड़े बल्कि दूसरों को भी पूरी उम्र दौड़ाते रहे। GM सैयद जब थोड़े बड़े हुए तो घर में ही उनकी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त किया गया। वो गैर मामूली ज़हीन थे। उसका दिमाग बचपन में ही उम्र से आगे का सोचता था। कभी कभार उसकी असातिज़ा कराम भी उनके सामने खामोश हो जाते थे। मुल्की और आलमी हालात पर उनकी दिलचस्पी ज़्यादा थी। दुनिया में होने वाली तब्दीलियों पर उनकी गहरी नज़र होती थी। तालीम से दिलचस्पी की वजह यह हुई कि 16 साल की उम्र में अपने ही गांव में एक स्कूल की बुनियाद डाली और वो उनके सदर बन गए। (1919 ईस्वी में तहरीक खिलाफत शुरू हुई। फिर लाड़काना में एक जलसा हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर की तकरीर ने GM सैयद को बहुत मुतासिर किया और 1920 ईस्वी में सियासत में कदम रखा। उस वक्त सिंध बम्बई का हिस्सा था। कुछ वक्त बाद GM सैयद ने अपने गांव सन में
तहरीक खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराने का ऐलान किया, जो उस वक्त अंग्रेज सरकार को सख्त नागवार गुजरा। अंग्रेज की तरफ से जीएम सैयद को धमकियां दी गई। सन गांव में तहरीक खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराई तो सरकारी ज़मीनों से मिलने वाली रकम बंद कर दी जाएगी। ये एक मुश्किल मरहला था। जीएम सैयद के वालिद के कत्ल के बाद अंग्रेज सरकार ने उनकी सारी ज़मीनें अपने कब्जे में ले ली थी। उनके बदले में उनको एक मखसूस रकम मिला करती थी। जीएम सैयद ने अपने ज़िद को पूरा करके सन में तहरीक खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराई और अंग्रेज सरकार को पैगाम दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं। इस कॉन्फ्रेंस में तुर्क मुसलमानों के लिए चंदा भी जमा किया गया और कई सियासी रहनुमाओं ने अंग्रेज सरकार की सारी बरात वापस कर दी। वक्त गुजरने के साथों साथ जीएम सैयद सियासत में काफ़ी एक्टिव दिखाई देने लगे। 1928 ईस्वी में लोकल बोर्ड कराची के सदर मुंतखब हुए और शहर में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए। 1933 ईस्वी में वो बाबा कराची कहलाए जाने वाले जमशेद नौशरवान जी की ख्वाहिश पर पक्के कराची शिफ्ट हो गए। उसने पटेल पार्क के नज़दीक हैदर मंजिल तामीर कराई, जो उसकी सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनी। याद रहे कि पटेल पार्क अब मिस्टर पार्क कहलाता है। उन्नीस सौ 1933 ईस्वी में पहली बार रियासती असेंबली के इंतखाबात हुए तो जीएम सैयद एमएलए मुंतखब हुए। उसने आल मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनसे मिलने उनकी रहाइश का हैदर मंजिल तशरीफ़ लाए। उस वक्त जीएम सैयद को तालीम का वज़ीर मुकर्रर किया गया और सिंध काबीना में शामिल किया गया। 27 अप्रैल 1942 में सिंध मुस्लिम लीग के सदर अब्दुल्ला हारून की वफ़ात के बाद जीएम सैयद को सिंध मुस्लिम लीग का सदर मुकर्रर किया गया। ये वो जीएम सैयद थे जिसने 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली में क़याम पाकिस्तान की करारदाद पेश की। ये उस वक्त अंग्रेज़ हुकूमत की डिमांड थी कि पाकिस्तान के क़याम के लिए किसी न किसी मुस्लिम असेंबली से करारदाद पास करा के मंजूर कराई जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पंजाब असेंबली से क़याम पाकिस्तान की करारदाद पास कराने में नाकाम रहे। और यह मुश्किल काम जीएम सैयद ने सिंध असेंबली से करा के दिया। यह करारदाद पाकिस्तान बनी और ये करारदाद पाकिस्तान बनी। इसके बाद जीएम सैयद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 4 ख़ास दोस्तों में शामिल हो गए। जीएम सैयद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर हमले में कत्ल की झूठी खबर सुनकर वो सिंध असेंबली के चलते हुए इजलास में बेहोश हो गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के काबिल एतमाद साथी समझे जाने वाले जीएम सैयद के मुस्लिम लीगी क़यादत से उस वक्त इख्तिलाफ़ात सामने आए जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में इंतखाबात के लिए पेश की गई लिस्ट में मौजूदा लोगों को इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट देने से इनकार कर दिया। और ज़्यादा शिद्दत इख्तिलाफ़ात में उस वक्त पैदा हुई जब 24 फरवरी 1945 ईस्वी में लीगी रहनुमा सैयद गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह के वज़ारत आला के ख़िलाफ़ शेख अब्दुल हमीद सिंधी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की, जिसे मंजूर करा लिया गया। उस वक्त जीएम सैयद और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान दूरियां पैदा हो गई।
और GM सैयद ने मुस्लिम लीग से रास्ते अलग कर दिए। उसने प्रोग्रेसिव मुस्लिम लीग के नाम से एक अलग सियासी जमात बनाई और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, जिसमें उसके सिर्फ 4 MLA मुंतखब हुए और वो अपोजिशन की सियासत करने लगे। उन्नीस सौ 1948 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ बाचा खान के साथ मिलकर GM सैयद ने पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। वो अक्सर मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार होते रहे तो कभी नज़रबंद, लेकिन उसने अपना सियासी सफ़र जारी रखा। GM सैयद ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी इलेक्शन 1970 ईस्वी में लड़ा। ज़िला दादू के कौमी असम्बली के हलके में सिंध यूनाइटेड फ्रंट के GM सैयद, पीपल्स पार्टी के मलक सिकंदर खान और मुस्लिम लीग के सैयद साले शाह के मुकाबले में 10,590 के लगभग वोट हासिल करके इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने के बाद GM सैयद ने सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली, मगर उसके आज़ाद सिंध के नारे में शिद्दत आ गई। बांग्लादेश के बनने के बाद GM सैयद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आज़ाद सिंधु देश बनाने में मदद मांगी। यही वजह है कि बाचा खान के बाद GM सैयद को पाकिस्तान की 78 साल सियासी तारीख में गद्दार माना जाता है। और ये पाकिस्तान के वाहिद सियासतदान हैं जिनके खिलाफ लियाकत अली खान से लेकर नवाज शरीफ तक मुसलसल गद्दारी के और मुल्क दुश्मनी के मुकदमात बनाए गए। जाता है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में उनके खिलाफ बगावत का केस चल रहा था, तो दहशतगर्द अदालत के मौजूद जज साहब ने GM सैयद से रब्ता किया कि खुदारा आप अदालत में पेश ना हों, क्योंकि आप जुर्म कबूल करने में देर नहीं करेंगे और हमें आपको मौत की सज़ा देनी पड़ेगी। GM सैयद ने अपनी हयाती में सिंधी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बानों में 60 से ज़्यादा किताबें तहरीर की। आपके इल्म में होना चाहिए कि उनकी चंद किताबें ऐसी भी हैं मुतनाज़ा रहीं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन पर पाबंदी लगा दी गई। GM सैयद ने अपनी किताब में राजा डाहिर को कौमी हीरो और मोहम्मद बिन कासम को दहशतगर्द और लुटेरा बयान किया। राजा डाहिर ने अपनी जान लोगों और अपनी ज़मीन की हिफाजत की खातर कुर्बान की। GM सैयद सूफी बुजुर्ग सैयद हैदर शाह तनाई के दरगाह के गादी नशीन भी थे। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में GM सैयद का घर हैदर मंजिल सब जेल करार देकर GM सैयद को नज़रबंद किया गया। GM सैयद को आज़ाद सियासत का मौका देना हुकूमत पाकिस्तान अपने मफाद में नहीं समझती थी, क्योंकि वो आज़ाद सिंध की बात करता था। उस वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक उनकी नज़रबंदी ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं थे। GM सैयद की ये बात अक्सर सियासी लोगों को हज़म नहीं होती थी कि वो डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक से मुलाकातें करता था। जनरल ज़ियाउल हक को अपना मोहसन समझता था। यही वजह है कि उसने अपने एक पोते का नाम ज़िया भी रखा। GM सैयद की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कभी नहीं बनी, जबकि GM सैयद की जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। उन दोनों ने इकट्ठी सियासत शुरू की। एक बार GM सैयद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बताया कि वो इलाज के खातिर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, उनकी नज़रबंदी ख़त्म की जाए, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी कोई मदद नहीं की। जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने PP भी GM सैयद के मशवरे से बनाई थी। 1966 ईस्वी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो
जब काबीना से निकले तो वो जीएम सैयद से मिलने के लिए उनके घर तशरीफ लाए। जीएम सैयद से ऐसे मिले जैसे बेटा बाप से मिलता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जीएम सैयद को कहा कि वो नेशनल अवामी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन खान वली खान उसे लेने के लिए तैयार नहीं। तब जीएम सैयद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मशवरा दिया कि तुम अपनी पार्टी बनाओ, जिसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद डाला। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद जीएम सैयद ने सिंधु देश का नारा लगाया और अलग मुल्क की डिमांड की। 1973 में आइन बना तो जीएम सैयद ने खुलकर मुखालिफत की। जीएम सैयद ने मजहब से लेकर सियासत, समाज, फलसफे, नफ्सियात, सूफीज़म समेत सेकुलरिज्म पर कई किताबें लिखी। पैगाम लतीफ़ को जीएम सैयद का मास्टरपीस कहा जाता है। जीएम सैयद की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई हिदायत, जिस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अमल नहीं किया, जिसके नताइज आज हमारे सामने हैं। आज सिंध जागीरदारों, वडेरों और चंद सियासी खानदानों के चंबे से बाहर नहीं आ सकी। आज भी आम सिंधी की हालत ऐसी है जैसे पाकिस्तान बनने से पहले थी। जीएम सैयद में पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से नौजवान उनकी तरफ खींचे चले आते थे। सिंध के तालीमी इदारों में नौजवान सिंध स्टूडेंट फेडरेशन का हिस्सा बनने को सिंध धरती से वफा की अलामत समझते थे। एक ज़माने में आसिफ अली जरदारी भी सिंध स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर बने। जीएम सैयद को तकरीबन 30 सालों तक घर में नज़रबंद किया गया। उसने नज़रबंदी के दौरान 60 से ज़्यादा किताबें लिखी। वो ना बोलता तो उनका कलम बोलता। जीएम सैयद ने लंबी उम्र पाई। 91 साल की उम्र में 25 अप्रैल 1995 ईस्वी को जना अस्पताल कराची में उनका इंतकाल हुआ। वो आखिरी दम तक सिंध के लिए बोलते रहे। आखिर मौत उन्हें चुप कराने आ गई।